हेलो एवरीवन। आजकल न्यू फाउंडर्स को काफ़ी कंफ्यूजन है कि उन्हें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करनी चाहिए या फिर एलएलपी से शुरुआत करनी चाहिए एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा सारे पॉइंट्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक ऐसा फॉर्मेशन है जो कि पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों के बीच में है। ये फॉर्मेशन उन लोगों के लिए सूटेबल है जो स्मॉल स्केल टू मीडियम स्केल बिजनेस कर रहे हैं एंड जिनको बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं चाहिए। यहाँ पर पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहा जाता है। अब देखते हैं एलएलपी के मेजर फीचर्स। पार्टनर्स की लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड रहती है। अगर एलएलपी में लॉस होता है तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स इसमें अटैच नहीं होंगे कंपैरेटिव टू रेगुलर पार्टनरशिप एंड सिर्फ एलएलपी के एसेट्स जो है उसी से लॉस को रिकवर किया जाएगा। यहाँ पर मैनेजमेंट भी फ्लेक्सिबल रहता है। आरओसी के जो कंप्लायंसेस रहते हैं वो काफी सिंपल रहते हैं। ऑडिट यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होता है अप टू अ सर्टेन टर्नओवर लिमिट। अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। ये फॉर्मेशन उन लोगों के लिए सूटेबल है जो लोग फास्ट ग्रो करना चाहते हैं एंड जिनको फंडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कंपनी एंड उसके डायरेक्टर्स एंड उसके शेयर होल्डर्स सारे अलग होते हैं। यहाँ पर कंपनी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है एंड जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसे शेयर होल्डर कहा जाता है। फंड्स रेज करना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में थोड़ा आसान होता है थ्रू प्राइवेट फंडिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर्स, क्योंकि क्रेडिबिलिटी इनको ज्यादा दिखती है कंपेयर टू दी एलएलपी। आरओसी का फाइलिंग, ऑडिट वो मैंडेटरी कंप्लायंस रहता है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की। एलएलपी का कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कम रहता है, स्पेशली जब एलएलपी का कैपिटल कम हो। उसकी गवर्नमेंट की फीस और प्रोफेशनल फीस भी थोड़ी कम रहती है। इट मींस कि एलएलपी का सेटअप कॉस्ट इफेक्टिव होता है फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एंड बाकी सारे प्रोसेस कॉस्टली रहते हैं क्योंकि उसमें कंप्लायंसेस ज्यादा रहते हैं। अब देखते हैं फंड रेजिंग, उसमें कौन सा फॉर्मेशन अच्छा रहेगा। एलएलपी में फंड्स रेज करना डिफिकल्ट है क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स डायरेक्टली अपनी इक्विटी शेयर नहीं दे सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट एलएलपी में फंडिंग करना ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स इश्यू करके फंड्स रेज किए जा सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट को सबसे ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्मेशन ही प्रेफरेबल रहता है। अब देखते हैं टैक्सेशन। एलएलपी में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स लगता है, 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। यहाँ पर कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता है। पार्टनर्स को जो एलएलपी से प्रॉफिट मिलता है उस पर भी पार्टनर्स को कोई टैक्स पे नहीं करना रहता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कॉर्पोरेशन टैक्स देना होता है एंड अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स को उस इनकम पर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना रहता है। अब देखते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए। एलएलपी किसी से भी अनसिक्योर्ड लोन्स ले सकती है एंड अपने बिजनेस रन कर सकती है। ये प्रोसेस सिंपल रहता है एंड पेपर वर्क भी ज्यादा नहीं लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अनसिक्योर्ड लोन्स लेना इतना इजी नहीं रहता है। सिर्फ डायरेक्टर्स एंड उनके रिलेटिव से ही लोन लिया जा सकता है। अब देखते हैं ऑडिट के कंप्लायंसेस। एलएलपी का ऑडिट तभी मैंडेटरी है जब टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा हो। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ऑडिट एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी में फाइल करना कंपलसरी रहता है। इट मींस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ऑडिट एक लीगल रिक्वायरमेंट बन जाती है। अब देखते हैं विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। कैपिटल विड्रॉ करना इजी होता है एलएलपी में डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट क्लॉज। विड्रॉवल जो है वो काफी सिंपल एंड फ्लेक्सिबल भी होता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कैपिटल विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता है। शेयर ट्रांसफर एंड डिविडेंड डिक्लेरेशन का प्रोसेस फॉलो करना होता है जो एक टीडीएस टास्क रहता है। अब देखते हैं रेम्यूनरेशन। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलता है जिसकी अपर लिमिट इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक अप्लाई होती है। रेम्यूनरेशन का स्ट्रक्चर पहले से ही प्री डिफाइंड होता है। अब अप्रैल 2025 से रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट पर 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। तो अगर आपने मेरे टीडीएस ऑन पार्टनर्स और उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स जो रेम्यूनरेशन लेते हैं उसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है। डायरेक्टर्स अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को कस्टमाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी कंपनीज परफॉर्मेंस। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि कौन सा फॉर्मेशन आपके लिए बेस्ट एंड सूटेबल रहेगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आया है तो मेरी इस YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।